Okay, topic है जी excelling through disabilities. अच्छा, आप लोगों ने काफी डिसेबल लोगों को देखा होगा. They have made a very good progress in life. निक का नाम है. He was like totally disabled without legs and arms. Yes. आपको लगता है कि उसकी एक डिसेबिलिटी थी जिसको उसने यूज किया अपने करियर की प्रोग्रेशन को अचीव करने के लिए? Yes. निक जो है उसकी जो डिस्कशंस हैं, उसकी जो स्पीचेस हैं, वो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी नोन पर्सन. उस तरह की स्पीचेस लाइफ में और बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं. वो जो वर्ड्स कह रहा है दे आर नॉट काइंड लाइक एक्सेप्शंस. वही बातें जो और बहुत दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके वर्ड्स की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है बिकॉज ही इज फिजिकली डिसेबल. तो जब हम कह रहे हैं ना कि एक्सेल थ्रू डिसेबिलिटी, तो इसका मतलब है कि अगर आप में डिसेबिलिटीज हैं तो उनको ओवरकम करने की प्रॉबेबली जरूरत नहीं है. आप उनके थ्रू एक्सेल करें, आगे बढ़े. क्योंकि मैं जो आज के टॉपिक में डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ परमानेंट पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम एक लेंस होता है जिसके थ्रू वी लुक एट द वर्ल्ड. We try to make sense of the events or the world, and then we shape up our behaviors towards a certain event or a situation. For instance, paradigm एक religion एक paradigm होता है. किसी भी क्वेश्चन को आपने आंसर करना है तो लोग religion की paradigm को यूज करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं. इसलिए अभी तक की paradigm जो established paradigm है उसमें ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती है to overcome disabilities. Every person is singing a song. You should not be disabled. किसी किस्म की disabilities होंगी, you'll be lagging behind in your career. I have personally observed and I personally say with full confidence, there is no disability in this world. If there is any disability, every person in this world on this earth is somehow some way disabled. मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि आप अपनी डिसेबिलिटीज लिखे और आपने कितनी तेजी से लिख दी. यानी आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप वाकई डिसेबल हैं. पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि जो आपने लिखा है ये आपकी डिसेबिलिटीज हैं. आप इसको बहुत सोच के आंसर कीजिएगा कि आपको कब और कैसे पता चला कि ये वाकई आपकी डिसेबिलिटीज है. जी, प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे आए जिसमें ये फीलिंग आई कि अगर मैं सोशल होता, ठीक है, कम्युनिकेटिव होता, लोगों के साथ एक ओपन एंड कम्युनिकेशन रहता, तो आई कुड बी इन अ बेटर पोजीशन. अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने लाइफ में अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल लोग आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो एंटी सोशल था? कम देखा है. सही. इसका मतलब है आपका हाइपोथेसिस फुली प्रूव नहीं होगा. ओके. अब मैं आपको एक बात बताता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपके पास इसका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, आपने कोई रिसर्च कंडक्ट की, तो पहली बात है आपने कोई रिसर्च ही कंडक्ट नहीं की. ये जो आपके माइंड में ख्याल था ना, ये किसी ने डाल दिया. अब मैं आपको एविडेंसेस लाइफ में दे सकता हूं इस बात के कि ये जितनी डिसेबिलिटीज आपने लिखी हुई है, इन्हीं डिसेबिलिटीज की बेस के ऊपर लोगों ने अपनी सक्सेस को अचीव किया हुआ. एंजाइटी की आपने बात की. अभी ADHD के ऊपर रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी के ऊपर कि वो लोग जो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव सिम्टम्स के होल्डर होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं और वो बहुत देर तक किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते. तो उनके सबसे ज्यादा इस तरह के जो लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जॉब्स में. लेकिन अब रिसर्च ने ये बताया कि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे. एक बात मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे इस पूरे सेशन का मेन थीम है कि ये जो आपकी थॉट्स है ना, ये आपकी है नहीं, ये आपने कहीं से ले ली हुई है विदाउट क्वेश्चनिंग देम, विदाउट चैलेंजिंग देम. एक साहब थे, वो अपने किसी रिलीजियस स्कॉलर कह रहे हैं, गुरु के पास गए कि जी मुझे सक्सेस नहीं मिलती, और उसने कहा कि जी सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, आप मुझे कुछ पैसे पे करें एंड आई वुड गिव यू अ रेसिपी और सीक्रेट दूंगा. उसने कहा जी ठीक है, वी पेड.
उसने कहा आप अपने घर के पीछे जाएं, जो आपके पीछे बैकयार्ड है उसको आप जो डिग आउट करना शुरू कर दें, तो वहां पे आपको सक्सेस जो है वो 10-15 फीट के बाद जो है वो मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है, इज दैट सिंपल? उसने कहा बिल्कुल, दिस इज वेरी सिंपल। वो बंदा जाने लगा तो उसने कहा हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब आप डिगिंग कर रहे होंगे ना, आपके दिमाग में मंकी का ख्याल नहीं आना चाहिए। उसने कहा इतनी सिंपल सी बात? उसने कहा यस। वो गया, जाके उसने जब डिगिंग शुरू की, खोदना जमीन को शुरू किया ना, तो सोचने लगा कि यार ये ना हो कि मेरे दिमाग में मंकी का ख्याल आए। उसने अपने दिमाग से उसको झटकना शुरू कर दिया। अब जितना वो उसको झटकने की कोशिश कर रहा था, मंकी का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा, कॉन्शियस हो चुका था। सारी रात खोदता भी रहा और मंकी के ख्याल से लड़ता भी रहा, कुछ भी नहीं निकला। नेक्स्ट डे वापस गुरु के पास गया, उसने कहा कि कुछ भी नहीं निकला। उसने कहा तुम्हें मैंने एक उसकी जो है वो प्रिकॉशन बताई थी, क्या तुमने उसको फॉलो किया? तो उसने कहा जी नहीं, मंकी का ख्याल तो आता है। उसने कहा वही एक तो उसकी जो है वो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। बेचारा चला गया, रात को लेटा, रिफ्लेक्ट किया, नेक्स्ट डे डंडा लेके आ गया। उसने कहा गुरु मुझे ये बता, मेरे दिमाग में हाथी का ख्याल क्यों नहीं आया? मेरे दिमाग में बंदर इसलिए आता था कि जाते वक्त तूने डाल दिया। तो गुरु ने कहा कि बेटा तुझे समझ आ गई है कि तुझे जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं मिली? इस तरह के हजारों बंदर तूने अपने दिमाग में पाले हुए। वो जब भी तू कोई इनिशिएटिव लेने की बात करता है, जब भी तू कोई ऑटो बॉक्स थिंकिंग में जाने की बात करता है, जब भी तू अपनी एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स को एक दफा से शेकअप करके नई पैराडाइम्स डेवलप करने की बात करता है, वो किसी न किसी खौफ, किसी न किसी प्रेशर की शक्ल में वो बंदर तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं। तुम उनको झटकने और सोचने की कोशिश शुरू कर देते हो और आपका जो मेन टास्क है वो रह जाता है। अपनी लाइफ में से इन बंदर को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर इनको रिमूव कर दो, तो सक्सेस विल बी योर्स। अब आप लोगों ने बगैर मेरी बात को प्रोब किए हुए, इन्वेस्टिगेट किए हुए, अपने ही रेट्रोस्पेक्टिव टर्म्स में सोचते हुए आपने फॉरेन डिसेबिलिटीज लिख दी। अच्छा, अब जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको इनका कैसे पता चला, तो आपके पास इसका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी की सारी जिनको आप डिसेबिलिटी समझ रहे हैं, इसका वर्ड या तो डिक्शनरी ने आपको बता दिया, या कभी आपने स्कूल में पढ़ लिया, आपके माँ बाप ने बता दिया होगा, आपके साथ हमसायों ने बता दिया होगा, आपके फ्रेंड्स ने बता दिया होगा, या फिर आपकी ये फॉर इंस्टेंस एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ऑटिज्म जिसको हकलाना बोलते हैं, इस तरह की दूसरी चीजें, स्पीच प्रॉब्लम, इसके ऊपर जब एक इलिटरेट सोसाइटी ने बहुत इनडिसेंटली आपको बिहेव किया होगा, तो आपने सोचना शायद शुरू कर दिया कि ये मेरी डिसेबिलिटी है। अब अगर एक पढ़ा लिखा बंदा किसी एक इलिटरेट जो है वो सोसाइटी में चला जाए, तो क्या वो जाके जो पढ़े होने के नाते डिसेंट वहां पे एक्शंस कर रहा होगा और जो थॉट्स वहां पे स्प्रेड आउट कर रहा होगा, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ इलिटरेट पीपल उसको मजाक उड़ाना शुरू कर दें और उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दें, तो डज इट मीन कि दैट पर्सन शुड स्टार्ट थिंकिंग आई एम अ डिसेबल और आई एम अ goof? So first of all, you should be confident enough कि किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रिटिकली एनालाइज कर लें। क्योंकि मैंने कहा ना, पैराडाइम्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि जब आप लाइफ में किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली उसको अप्रेज करते हैं। अप्रेजल का मतलब उसकी इवैल्यूएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड। अब अगर एक ही मैं आपको क्रिटिकली फीडबैक दे रहा हूं, आपने एक डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करवाया और मैंने उसको बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करके आपको वापस कर दिया, दो तरह के लोग जनरली हो सकते हैं। एक समझेंगे यार मैंने इतनी एफर्ट्स की थी, इसने तो सारी की सारी जो वो रिजेक्ट कर दिया, मुझे 2 मार्क्स दे दिया आउट ऑफ 20 और 10। दूसरा एक बंदा है वो समझ रहा है कि यार मुझे तो इसमें और काम करने की जरूरत पड़ेगी और मुझे इसने अच्छे मार्क्स नहीं दिए, इसका मतलब है कि मैं वो ड्यू परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए चाहिए थी। और जो बंदा मुझे रेट कर रहा है उसका अपना प्रोफाइल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए अगर मैंने लाइफ में प्रोग्रेस करके अपने इस शेल को ब्रेक करके नेक्स्ट जोन में जाना है तो मुझे इसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डेवलप माय कैपेबिलिटीज। तो ये 2 अप्रेजल्स हैं।
दो मुख्तलिफ लोग करेंगे। अब एक वो बंदा है जिसने इसको नेगेटिव सेंस में ले लिया, उसकी एक अपनी पैराडाइम चलती हुई आ रही है। दूसरा जिसने इसको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लिया, वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आपकी अपने बारे में जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आप को एबल समझते हैं या डिसेबल समझते हैं। तो मैं आपको ये बात आज बहुत ही जो है, और ये मेरा एजेंडा था जब हम इस पूरी ट्रेनिंग सेशंस के लिए टॉपिक्स डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी रिसेंट उस एरिया से भी आया हूं, वहां पे भी इशू है। वहां पे भी स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन सिस्टम में होते हुए जब अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो समहाउ उनके अंदर ऐसे क्यूज डेवलप हो जाते हैं कि यहां पे हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और जब हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं तो पता चलता है पोटेंशियल भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। तो इसलिए पहले तो इस बात को क्लियर कर ले। एक पॉइंट की यही पे जरा नोट कर लीजिएगा कि आपके माइंड में कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि डिसेबिलिटी कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या पूरी दुनिया में सब लोगों के गोल्स सेम होते हैं? अच्छा, जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं ना, ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा वर्ड है ना। आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसके नतीजे में अल्टीमेटली जो भी आपका क्राइटेरिया है सक्सेस का, आप उसको अचीव कर लेते हैं। तो लोग तो गोल सेट करते हैं टास्क की बेस पे, एक्टिविटीज की बेस पे। उस तक ना पहुंचने में जो भी चीज हाइल हो रही होती है, आप उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। अच्छा, अब यही आपके इस जवाब में फर्दर जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, उनका भी आंसर है कि पूरी दुनिया में लोगों के गोल्स और टास्क और इस तरह के क्राइटेरिया सेम नहीं होते। इसका मतलब है कि डिसेबिलिटी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं 60-70, जब मैंने इनसे पूछा तो सब ने लिखा कि हमारी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर बंदा इन अ वे किसी न किसी फॉर्म में डिसेबल है। अच्छा, अब जब वो डिसेबल है तो इसका मतलब है कि जब पूरी दुनिया डिसेबल है तो फिर उसको हम एज एन एक्सक्यूज कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसका कोई एक्सक्यूज ही कोई नहीं। अगर एक डॉक्टर, अब मैं आप क्लैरिफाई करता हूं, एक डॉक्टर जो है क्या वो एक इंजीनियर भी होता है? तो फिर डिसेबिलिटी तो होगी अगर वो नहीं होता। इस डेफिनेशन में अब मैं एक डॉक्टर से कहता हूं कि ये जरा मशीन से मुझे रिपेयर करके देना, वो नहीं कर सकता, उसके पास नॉलेज ही नहीं, क्या वो डिसेबल होगा? अब मैं भला आपको किस पॉइंट की तरफ लेकर के जाना चाह रहा हूं, ये मैं सेकंड हाफ में एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी दिखाऊंगा भी। आप अपना गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट शुरू कर देते हैं। दो जगह प्रॉब्लम आ जाती है, या तो आपने गोल गलत सेट कर लिया, या आपने अपने रिसोर्सेज गलत गोल को अचीव करने के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया। आप इस सिचुएशन को सिर्फ चेंज करके देखिए। जो ही आपके रिसोर्सेज डायरेक्शन चेंज होने से डिफरेंट गोल के ऊपर चले गए, तो आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। डिसेबिलिटी ये नहीं होती कि एक डॉक्टर से आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो मशीन को ऑपरेट करके दिखाए, या इंजीनियर से कहें कि बॉडी को ऑपरेट करके दिखाए। जब आपने रॉन्ग रिसोर्सेज, रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग प्लेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे जो आप चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ सिचुएशन और रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जस्ट इसमें डिसेबिलिटी कोई नहीं। ना तो रिसोर्सेज डिसेबल है, ना गोल डिसेबल। दरम्यान में जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसने बेसिकली आपको रोक दिया, जिसको सोसाइटी ने कहना शुरू कर दिया कि डिसेबिलिटी। फॉर इंस्टेंस फिजिकल डिसेबिलिटीज के ऊपर आ जाते हैं। लोगों से बहुत फॉर इंस्टेंस सोशली बोला नहीं जाता। इस वर्ल्ड में कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? अच्छा, अब इशू ये है कि जब आप अपने करियर चूज कर रहे थे या अपने एकेडमिक जो है वो डिसिप्लिन्स को चूज कर रहे थे, तो क्या आपको तब पता था कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? अब आपने उनको जाने बगैर कुछ ऑप्ट कर लिया, अब सारी चीजें गलत डायरेक्शन में चल रही हैं, और सोसाइटी ने और इर्द गिर्द की चीजों से आपको ऐसे क्यूज मिल रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए तो ये डिसेबिलिटी होती है, और आपने इसको मान लिया।
तो देयर इज नो एज सच डिसेबिलिटी पॉइंट। आप सिर्फ प्लेग्राउंड चेंज करें। अगर आप गलत प्लेग्राउंड के ऊपर खेलते रहेंगे आप कभी भी अचीव भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो कहते हैं डोंट डील विद पीपल, ओनली डील विद द सिचुएशंस। कभी भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की स्ट्रिंग्स उस सिचुएशन के हाथ में होती हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली आज तक अपनी डिसेबिलिटीज को डिसेबिलिटी मान के इस एज सेगमेंट तक पहुंच चुके हैं, तो आप इमेजिन करें कि वो सिचुएशन जिनसे आप गुजरे और जिन्होंने आपको इस चीज का यकीन दिलवा दिया कि आप में ये डिसेबिलिटीज हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को, रेफरेंस पॉइंट्स को जो आपकी पैराडाइम्स को डिफाइन करती है, आपकी अपने ही बारे में परसेप्शंस को डिफाइन करती है, अगर आप वहां पे कंट्रोल ले लें और एक्सेस कर लें तो आप तो सारी दुनिया की परसेप्शंस को चेंज करेंगे। और बाय द वे आप सबको पता है कि ब्रांड्स और मार्केटिंग सारी कंपनीज यही काम कर रही है। कभी कोई आपकी नज़र में टेररिस्ट होता है, कभी मुजाहिद होता है, कुछ देर के बाद उनका नैरेटिव चेंज होता है, वो मुजाहिद टेररिस्ट हो जाता है, टेररिस्ट मुजाहिद हो जाता है, सारे के सारे इसी तरह चल रहे हैं। आप हो सकता है कभी किसी से भी ना मिले हो आज तक, तो पैराडाइम शिफ्ट हो रही होती है। इशू ये है कि अब इस पर्सपेक्टिव में जब आपने सोचना ही शुरू किया कि हो सकता है कि आपकी पीछे जो सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन थी, सिलेक्शन ऑफ डिग्री प्रोग्राम था, वो आपकी बेसिकली एबिलिटी से मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, आप वो डिसेबिलिटी आपकी इसलिए नहीं है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है यहां पे रहते हुए, उसने कभी आपको वो ओरिएंटेशन नहीं दी। आपके पेरेंट्स आज तक हम देख रहे हैं फोर्स कर रहे हैं कि बेटे के अच्छे नंबर आ गए, या बेटी की अब क्या करेगी, या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर कोई पूछे जी कि आपका बेटा या बेटी तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, नहीं जी, बनाना तो इसको हमने डॉक्टर और इंजीनियर ही है। क्यों? सोशल प्रेशर है। अब आप उसको डाल दें, हो सकता है वो बहुत वहां पे अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर आप उसको उसकी प्ले फील्ड में खेलने का मौका देते तो फिर वो लाइफ में, वर्ल्ड में वंडर्स करता है या करती। ये जो अचीवर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में वंडर्स किए हैं, ये कंफ्यूज लोग नहीं थे। सिंपल सी बात है, ट्रेनर बनने के लिए जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, तो इशू ये है कि अब आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर लोगों में फॉर इंस्टेंस सर्टेन डिसेबिलिटीज हैं, तो आप उन डिसेबिलिटीज को, एक तो यह है कि आप उनकी पैराडाइम चेंज कर दें और लोगों को पता चले कि यार ये डिसेबिलिटी नहीं थी, ये जस्ट एक रॉन्ग मैच था। नंबर वन, इन केस लोग स्टक हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, अब उस प्रोफेशन से बाहर नहीं आ पाते, ना ही आ सकते हैं। अब वो समझते हैं कि हमारी इस प्रोफेशन में रहते हुए जो डिसेबिलिटीज हैं, अब इनसे डील कैसे किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब आपकी सिचुएशन और प्ले फील्ड को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और ये 90% ऑफ द टाइम दिस इज द केस, ऐसे होता है। अब इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए? अगेन ट्रेनर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बाकी सब जितना भी जो एस्टेब्लिश्ड पैराडाइम है, वो कहेंगे जी यू नीड टू डेवलप योर कॉम्पिटेंसीज और द कैपेबिलिटीज, यू नीड टू ओवरकम योर डिसेबिलिटीज। अच्छा, मेरा यहां पे भी फिर वही पॉइंट है। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी जॉब में, वहां पे जब आप एक्सीलेंस को डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो उस एक्सीलेंस तक पहुंचने के लिए कभी भी एक रास्ता नहीं होता। इक्विफाइनलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग टू द सेम डेस्टिनेशन। देयर आर मल्टीपल वेज, इक्विफाइनलिटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये जो हमारी थी ना पिछले 100 से 150 साल तक, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक एरा। इस साइंटिफिक एरा में जो था ना
साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसने बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, उसने कॉन्सेप्ट दिया फाइंड वन बेस्ट वे। जो वन बेस्ट वे होता है ना किसी चीज को करने का, उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, आज भी अगर आप देखें तो हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, चूंकि पाकिस्तान रहा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में थे नहीं, तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि देयर इज ऑलवेज ओनली अ वन बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन। अच्छा, अब आपको ना तो टेलर का पता है, ना ही आपको प्रॉब्लली बहुत ज्यादा लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी का पता हो, लेकिन ये पैराडाइम हमारे कल्चर में, सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी ही चल रही हैं, और उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे वेबर वगैरह ने, उसकी बेस के ऊपर ये जो सेफ ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर है वो भी आपको नजर आ रहे होते हैं। तो समटाइम हमें पता नहीं होता कि हमारी थॉट्स और हमारे जो बिहेवियर्स हैं, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स हैं, वो कैसे एस्टैब्लिश हुए, लेकिन उसके पीछे रीजन होती है। अब आपके वर्ड ने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि इट इज नॉट necessary that there is only one best way. There could be multiple equally best ways to get to your destination. अच्छा, अब इस बात ने लोगों को एक दफा तो घुमा के रख दिया कि वाकई क्या ये मुमकिन है। फिर हमने ऑब्जर्व किया, फिर लोगों ने इसके ऊपर स्टडीज भी की, रिसर्च भी हुई, सारा कुछ करने के बाद लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया कि वाकई ही एक इंडस्ट्री में 10 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन की आप बात कर लें, इसमें जो है वो हमारी जो ये सेल फोन में सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो बड़ी भी काम कर रही है, यूफोन भी काम कर रही है, वारिद भी था, टेलीनोर भी है, जोंग भी है। क्या ये सारे के सारे किसी एक सर्टेन पाथ को फॉलो करके एक्सीलेंस अचीव कर रहे हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कंपेटिटिव एडवांटेज है जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही इंडस्ट्री में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के पास मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जहां पे वो अपनी एक्सीलेंस डेवलप कर लेते हैं। कोई कस्टमर सर्विस पे बहुत अच्छा हो जाता है, कोई सप्लाई चेन में बहुत अच्छा हो जाता है, कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, कोई सेल में अपना एडवांटेज डेवलप कर पाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक एरिया में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लेती है कि बाकी उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं उसका एक सर्टेन जो पार्ट है वो उनको नलिफाई करता रहता है, उसका इफेक्ट उन तक नहीं आने देता। अच्छा, अब यूजुअली जो मेरी फर्दर अंडरस्टैंडिंग है इसमें, लोग कहते हैं कि पर्सन शुड बी काइंड ऑफ लाइक, क्या उसको कहें, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन कि जी अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एरिया में अच्छे हैं और दूसरे एरिया में अच्छे नहीं हैं, तो लोग आइडली और नॉर्मेटिवली स्पीकिंग कहेंगे कि जी जहां पे आप अच्छे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जहां पे नहीं अच्छे इसको भी आप इंप्रूव करके उसी लेवल पे लेकर के आए। मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट रियलिस्टिक, इज इट पॉसिबल? अब मैं अगर लोगों को वही एक गलत बात के पीछे लगा दूं तो आप क्या करेंगे? आप जिस चीज में अच्छे हैं वो भी हाथ से जाती रहेंगे। देखिए, रेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेस में आप अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं रेस में, आपने 10 से नहीं जीतना होता, आपने उस एक से जीतना होता है जो बाकी 8 से तेज दौड़ रहा होता है। ये बात आपको समझ आई? अगर आप भाग रहे हैं तो भागते हुए आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके आगे कौन है या पीछे कौन है, कितने आगे हैं। फॉर इंस्टेंस यहां पे मैं भाग रहा हूं और मेरे आगे एक बंदा है और उसके आगे 6 हैं, मैं उन 6 पे फोकस नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे सबसे पहले जो मेरे से आगे है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब मैं उसको क्रॉस करूंगा तो फिर जो नेक्स्ट पे होगा फिर मुझे उससे कंपीट करना चाहिए। तो लाइफ में रियलिस्टिक रहना चाहिए। जब हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, जब हम लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें एकदम से अचीव करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि जी हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज है। अब मेरा आपको इसमें सजेशन भी है, और अगेन आप इसको अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी जॉब में कैटेगोरिकली। अगर ये प्रूफ थ्योरी नहीं हो तो आपको वन साइडेड ट्रीट दूंगा। आप अपनी जॉब में देखें,
3 से 4 कोर एरियाज होंगे जिसकी बेस पे आपकी परफॉर्मेंस डिटरमिन हो रही है। किसी एक एरिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें जहां पे आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहां पे आपको कोई कंपीट ना कर पाए। बाकियों में एवरेज और थर्ड और फोर्थ में बिलो एवरेज बीट है। ये बहुत रियलिस्टिक मॉडल है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन, और मैंने बहुत क्रिटिकली इसको ऑब्जर्व किया है। नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि when it comes to disabilities, whether that is only your perception or you have developed it as a reality in your life, doesn't matter, perception और reality बनी जाती है। अगर आपको अभी नहीं लगता है कि जी हमारे अंदर कुछ disabilities हैं, तो उसको अपनी लाइफ का पार्ट समझ के एक्सेप्ट करें कि हैं। अच्छा, अब उसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना, क्योंकि जितना आप डिसेबल है उतना मैं भी डिसेबल हूं। तो जब सारे ही डिसेबल हैं तो फिर आपके जो रूल्स ऑफ कंपटीशन है वो इक्वल हो गए, तो बिल्कुल आप उनमें जस्टिस क्रिएट हो गया, क्योंकि सब डिसेबल है। इशू ये है कि आपने अपना फोकस किस चीज के ऊपर करना, दो चीजों के ऊपर। एक तो डिसेबिलिटी जिस तरह मैंने कहा है नहीं, और आपने फोकस करना है अपनी एबिलिटीज के ऊपर। दूसरी बात मेरा इससे भी आगे जाती है कि आपने अपनी डिसेबिलिटीज को भी यूज करके एक्सेल करना है। वो किस तरह करना है? प्लेग्राउंड चेंज करना। आप देखें कि जो आपके अंदर डिसेबिलिटीज हैं वो आपकी जॉब में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे वो एबिलिटीज, अगर आपने इस पर्सपेक्टिव में रहते हुए ये वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ्स को, कन्वर्जन की बात छोड़ दें, रिसोर्स को यूज करना सीखें, तो यू विल बी एक्सेलिंग इन योर फील्ड वेयर एवर यू आर। लास्ट इसी से एसोसिएटेड है, आप लोग कुछ यंग करियर जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी एकेडमिक डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कुछ मिडल जो है वो अपने एक्सपीरियंस की एज में है, सीनियर्स भी हैं, कुछ आप ऐसे हैं जो इंटरव्यूज भी लोगों को कर रहे होंगे। ये मैं आपको बहुत टिप बताने लगा हूं, और वैसे भी हमारा सोशल भी एक प्रॉब्लम है। किसी से कहें आप इस पाकिस्तान को, आप इस डिपार्टमेंट को, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को, आप इस पर्टिकुलर एक एरिया को कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज कर सकते हैं, तो लोग अपना प्लान बनाएंगे और कहेंगे कि वी नीड दीज रिसोर्सेज। अच्छा, अब सोचने की बात ये होती है कि जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपने अपनी प्लानिंग उन रिसोर्सेज के ऊपर की है जो है, या उनके ऊपर की है जो है ही नहीं? वो तो बात की बात है। अब ये आपकी सोचने की एक खास कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है कि क्या आप उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आपके इन हैंड है और जो आप कर सकते हैं, या उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है और जो आपको पता भी नहीं कि होगी या नहीं होगी। तो जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अगर आपको पता भी है ना कि आपने एक ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको फर्दर रिसोर्सेज चाहिए, तो डिमांड नहीं करें। पहले भला क्या करें, अपने उस गोल को अभी होल्ड करने, पहले अपनी टॉप मैनेजमेंट को, पहले अपने बॉस को, पहले अपने एम्प्लॉइज को, व्हाटएवर सराउंडिंग को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी बेस पे कुछ प्रोडक्शन करके दिखाएं। जब प्रोड्यूस हो जाए उसको एज एन एग्जाम्पल और प्रेसिडेंट के तौर पे लेकर के जाएं और उनसे कहें कि दिस वाज अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबल रिसोर्स पूल I have achieved this particular thing. Now I want to go further. For that thing, I would be needing more resources. अब आप इमेजिन करें कि दो सिनेरियो हैं, आपने मुझे हायर किया और मैंने पहले दिन प्लान बना के कहा जी मुझे तो इतने पैसे चाहिए, इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि यार ये बंदा किस तरह की हमारी बातें कर रहा है। दूसरे सिनेरियो में देखें
कि मैं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं कि जी आपने मुझे हायर किया है, मैंने अभी तक प्लान आउट करके ये रिसोर्सेज को डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी कंपोजिशन चेंज की है, मैंने इससे मैंने को 10% इंप्रूवमेंट कर दिया है, 5% कर दिया है, या ये मैंने गोल अचीव कर ली है। अब मैं इस पॉइंट से यहां पे आ गया हूं, अब यहां से मैं इस पॉइंट तक जाना चाह रहा हूं। फॉर दैट आई वुड बी नीडिंग सम मोर रिसोर्सेज। तो फिर मैनेजमेंट आपकी कैपेसिटी को, आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, आपकी एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज को एक्नॉलेज करते हुए आपको फर्दर रिसोर्सेज देगी। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में गए थे, वहां पे सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिक्स। मैं जाके देखता हूँ अभी फ्रेश ग्रेजुएट आके बातें करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की हम जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ना ये चेंज कर दें। भाई कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की जब आप बात कर रहे होते हैं तो किसी एक चीज का इम्पैक्ट 10 डिफरेंट एरियाज में जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको उन एरियाज का भी पता नहीं होता, आप एक जगह पे चेंज सजेस्ट कर देते हैं। जो ऊपर स्ट्रेटेजिक थिंकर बैठा होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने इस एरिया में इसके कहने पे इंटरवेंशन की, डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन मेरे बाकी 8 एरियाज की परफॉर्मेंस नीचे आ गई। दिस इज कॉल्ड सिस्टम्स थिंकिंग।